It's very much secure, and we don't share border with China. We share with Tibet, China. So originally we share with Tibet. Arunachal shares border with Tibet only. So infrastructure-wise, this is not 1962. Now this is 2026. This is the new India. एक विकसित भारत के तौर पे अभी उस जमाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंपेयर कर रहा है वो आजकल काफ़ी गलत है। आजकल अपना जितने भी जो बॉर्डरिंग एरियाज है स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टिल अरुणाचल प्रदेश, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द नॉर्दर्न बॉर्डर्स। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। आज मित्र देश में हम उस खबर की बात करेंगे जिसने कूटनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि कूटनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो आसानी से दिखता नहीं है। लेकिन जब बात चीन और भारत की होती है तो शब्दों के मायने और भी गहरे हो जाते हैं। हाल ही में फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक महत्वपूर्ण मुलाकात होती है भारत और चीन की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी आमने सामने थे और इस बैठक के बाद चीन की सरकारी मीडिया ने एक ऐसा दावा किया है जिसे लेकर भारत में भी चर्चाएं तेज है। दरअसल चीनी मीडिया का कहना है कि भारत ने ताइवान और तिब्बत को लेकर अपना पुराना स्टैंड दोहराया है। आखिर इस पूरे दावे के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वाकई सीमा पर तनाव के बीच भारत ने चीन को कोई बड़ा आश्वासन दिया है या फिर ये चीन की अपनी नैरेटिव सेट करने की एक पुरानी कोशिश है? आज मित्र देश में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल फिलीपींस के मनीला में जब एस जयशंकर और वांग यी मिले तो दुनिया की नजरें इस बात पर थी कि क्या पूर्वी लद्दाख और एलएसी पर जारी गतिरोध के बीच दोनों देश किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे। और फिर बैठक के बाद चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी कर दी। अब चीन की सरकारी मीडिया ने यह दावा किया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ताइवान और तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर भारत का रुख नहीं बदला है और भारत चीन की संप्रभुता का सम्मान करता है। चीनी विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा गया कि वांग यी ने इस मुलाकात में जोर दिया कि भारत और चीन को मानवता की भलाई पर ध्यान रखना चाहिए। वांग यी ने कहा कि दो बड़े देशों के तौर पर हमें जिम्मेदारी दिखानी चाहिए और द्विपक्षीय संबंधों में जो सकारात्मक गति यानी कि पॉजिटिव मोमेंटम बनी है उसे और मजबूत करना चाहिए। अब चीनी पक्ष का यह साफ कहना है कि भारत ने भविष्य की सोच के साथ सकारात्मक और सहयोगात्मक संबंधों को आगे बढ़ाने की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत ने वाकई वही कहा जो चीनी मीडिया रिपोर्ट कर रही है अपनी हेडलाइंस में? तो देखिए, यहां समझना बहुत जरूरी है कि भारत का इन दोनों संवेदनशील मुद्दों पर ऑफिशियल स्टैंड क्या रहा है। देखिए, भारत के लिए तिब्बत केवल एक पड़ोसी क्षेत्र नहीं है बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कड़ी भी है। 1959 में जब दलाई लामा ने तिब्बत छोड़ा तो भारत ने उन्हें और हजारों तिब्बती शरणार्थियों को आश्रय दिया अपने देश में। आज भी हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला तिब्बती निर्वासित सरकार का केंद्र है और भारत ने वो दिखाया भी है। भारत आधिकारिक तौर पर तिब्बत को चीन का स्वायत्त क्षेत्र मानता है और मानता आया है। भारत ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तिब्बती स्वतंत्रता का सीधा समर्थन नहीं किया है बल्कि ये कहा है कि हम तिब्बत के समर्थक हैं। लेकिन भारत ने कभी भी अपनी धरती पर दलाई लामा की आध्यात्मिक गतिविधियों को भी रोका नहीं है। Since the meeting of our leaders in Kazan in October 2020, relations between India and China have been gradually normalized. This direction was further affirmed when they met in Tianjin last August. We believe that a stable and cooperative relationship can best be developed on the basis of mutual respect, mutual interest, and mutual sensitivity. Such a relationship can make a valuable contribution to a multipolar Asia and a multipolar world. Peace and tranquility in the border areas is obviously the prerequisite for normal ties. Since 2024, since October 2024, both sides have engaged to ensure that important objective. This will continue to need our constant attention. Relevant mechanisms in this domain must be given full support and strong encouragement. It is natural, Excellency, that as two large and important nations, and that two proximate neighbors,
India and China would have their own peculiarities. That is why our leaders have agreed that differences should not become disputes. It is the responsibility of diplomacy to properly manage them. Excellency, the steps in normalization taken over the last few months must be welcomed. This includes the resumption of direct flights, updating the visa regime, restarting the Kailash Mansarovar Yatra, and recommencing border trade. However, there are also important dimensions of our ties that need to be addressed. Fair market access and trade balance ranks high in that regard. There are also concerns about the predictability of supply chains. Facilitating both official and people-to-people exchanges merits our attention. We also need to agree on meetings of various mechanisms and platforms as per our mutual understanding. India is the chair of BRICS this year. Let me take this opportunity to appreciate the support that China has given to various BRICS activities and initiatives during our chairship. The global situation is currently extremely complicated. Meeting at an international gathering, it would be appropriate for us to exchange views on some of the pressing aspects. Once again, I'm very glad to see you today and I look forward to our discussion. ताइवान को लेकर भारत की नीति बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही रणनीतिक रही है। भारत सैद्धांतिक रूप से वन चाइना नीति का सम्मान करता है, सिर्फ सम्मान करता है। यही कारण है कि भारत और ताइवान के बीच कोई औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं है। हालांकि मोदी सरकार में अब संबंध बनने लगे हैं। आपको याद होगा साल 2010 के बाद से भारत ने अपने आधिकारिक संयुक्त बयानों में वन चाइना पॉलिसी का जिक्र करना पूरी तरह से बंद कर दिया था और ये भारत का चीन को एक मौन मैसेज था कि अगर चीन भारत की संप्रभुता जैसे कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का सम्मान नहीं करेगा, बार बार उसे अपना हिस्सा बताएगा, तो भारत भी चीन की संप्रभुता के दांव पर चुप नहीं रहने वाला है। और बात तिब्बत की करें तो तिब्बत पर भारत का बयान अब आपको ये सुन लेना चाहिए। It's very much secure and we don't share border with China. We share with Tibet, China. So originally we share with Tibet, the Arunachal shares border with Tibet only. So infrastructure-wise, this is not 1962. Now this is 2026. This is the new India. एक विकसित भारत के तौर पे अभी उस जमाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंपेयर कर रहा है वो आजकल काफ़ी गलत है। आजकल अपना जितने भी जो बॉर्डरिंग एरिया है स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टिल अरुणाचल प्रदेश, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द नॉर्दर्न बॉर्डर्स, खास करके लास्ट पिछले 12 सालों में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी साहब ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश दिया है, नाउ वी आर सभी हमारा जो बॉर्डर एरियाज में वी आर एक्सेसिबल। जितने भी हमारा आर्म फोर्सेस है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी फेस अपलिफ्ट हो चुका है। इस पूरी खबर में एक और तकनीकी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चीन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत शब्द का इस्तेमाल कम से कम कर रहा है और उसमें उसकी बहुत बड़ी गेम है और उसकी जगह शिजांग शब्द का बढ़ावा वो दे रहा है। अब वो तिब्बत को शिजांग क्यों कह रहा है ये बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए। देखिए चीन अच्छे से जानता है कि तिब्बत नाम के साथ दुनिया भर में दलाई लामा, मानवाधिकारों का उल्लंघन और स्वतंत्रता के संघर्ष की यादें जुड़ी हुई हैं। तिब्बत शब्द सदियों पुराना है और तिब्बती भाषा के शब्द बोर्ड से निकला है जो इसकी स्वतंत्र ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है, प्रमाण है। वहीं शिजांग शब्द चीनी भाषा के पिनयिन से निकला है जिसका अर्थ है पश्चिमी जांग। यह नाम चीन के किंग राजवंश के समय का है। शिजांग बोलकर चीन दुनिया को यह बताना चाहता है कि यह शुरू से ही चीन का एक प्रशासनिक हिस्सा रहा है, न कि कोई अलग सांस्कृतिक पहचान वाला देश। अब चीनी मीडिया के लेखों में जानबूझकर शिजांग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसकी वजह है ताकि धीरे धीरे वैश्विक विमर्श से तिब्बत नाम ही गायब किया जा सके, गायब हो जाए। तो वहीं चीनी मीडिया के दावे अपनी जगह है, लेकिन जमीन पर भारत की रणनीति कुछ और ही इशारा करती है। भले ही जयशंकर साहब ने रुख न बदलने की बात कही हो, लेकिन भारत और ताइवान के बीच आर्थिक संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। हमने भारत तक पर आपको रिपोर्ट भी दिखाई है। भारत अपने सेमीकंडक्टर मिशन के लिए ताइवान की कंपनियों जैसे कि फॉक्सकॉन और
PSMC को आमंत्रित भी कर चुका है। दिल्ली और ताइपे के बीच जो व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र है वो अब दूतावास पूरी तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने मनीला में यह भी कहा है कि चीन इस साल भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समर्थन करेगा। चीन चाहता है कि भारत और चीन मिलकर मल्टीपोलैरिटी यानी बहुध्रुवता को बढ़ावा दें और ये चीन की कोशिश है कि भारत को पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के खेमे में जाने से रोका जाए। अब यहां पर बड़ा सवाल ये भी है कि चीनी मीडिया जो कह रहा है क्या हमें उस पर पूरी तरह यकीन करना चाहिए। तो देखिए, चीनी सरकारी मीडिया अक्सर द्विपक्षीय बैठकों के बाद बयानों को इस तरह से पेश करता है जिससे ये लगे कि दूसरा देश चीन की शर्तों को मान रहा है। जब चीनी मीडिया ये कहता है कि जयशंकर ने कहा कि भारत का स्टैंड नहीं बदला, तो वो अपनी घरेलू जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये दिखाना चाहता है, मैसेज भेजना चाहता है कि भारत अब भी चीन की रेड लाइंस का सम्मान कर रहा है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जो ब्रीफिंग आती है उसमें अक्सर सीमा पर शांति यानी कि पीस को संबंधों की पहली शर्त बताया जाता है। अब भारत का स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि जब तक LAC पर हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं, द्विपक्षीय संबंध पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकते हैं। खैर, कुल मिलाकर दोस्तों, मनीला की इस बैठक और चीनी मीडिया के दाव से एक बात तो साफ है कि चीन भारत के साथ तनाव को कम करने की कोशिश तो दिखा रहा है, कर रहा है, लेकिन वो अपनी शर्तें थोपना चाहता है। भारत का ताइवान और तिब्बत पर रुख स्थिर हो सकता है, लेकिन ये चुप रहने वाला स्टैंड नहीं है। भारत अब अपनी संप्रभुता और हितों के लिए दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आवाज उठा रहा है। ताइवान के साथ बढ़ते व्यापारिक रिश्ते और दूसरी तरफ तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान का समर्थन भारत कर रहा है और इस बात का प्रमाण है कि भारत हमेशा तिब्बत के साथ है। चीनी मीडिया के दावों के बीच भारत अपनी कूटनीति की बिसात पर बहुत संभल कर आगे चल रहा है। अब अंत में मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या भारत ने सही किया तिब्बत और ताइवान पर अपना स्टैंड मजबूत कर और चीन की कमजोर नस दबाकर? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।